ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली शब्द खंड चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 133। गोत्वत्व की परिभाषा क्या है? गवेतर असमवेतत्वे सति सकल गो समवेतत्वम्। गवेतरा समवेतत्वे सति सकल गो समवेतत्वम्। यह है गोत्वत्वम्। गोत्वत्व क्या है? गोत्व की जाति हो सकती है। गोत्वत्व क्या है? शक्यता अवच्छेदकम्। गोत्व है शक्ति। शक्ति मतलब गोत्व में रहेगी शक्ति, उसका अवच्छेदक है। शक्यता का अवच्छेदक है। गोत्वत्व जाति हो सकती है? नहीं हो सकती। गोत्वत्व जाति क्यों नहीं हो सकती? उसका मतलब जाति नहीं होगी, उसका हेतु क्या है? गोत्वत्व जाति नहीं है, ठीक है, प्रतिज्ञा हो गई। अभी आपको इसमें कुछ कारण देना होगा। जाति में जाति नहीं होती। जाति में जाति नहीं होती। श्लोक क्या है वो? व्यक्तेर भेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसन् संबंधो जाति बाधक। जाति बाधक संग्रह। संग्रह और संग्रह एक वचन है कि बहुवचन देख लेना। जाति बाधक संग्रह। तो जाति में जाति नहीं होती। व्यक्तिर भेद तुल्यत्वम संकरो, शंकर नहीं संकर है ना, सब लोग याद रखना इसको। संकरो संकरो अथ अनवस्थित है, संकरो था अनवस्थित है। रूपहानिर संबंधो जाति बाधक संग्रह। आगे देखिए टीका में, तत्र सकल गो व्यक्ति नाम प्रवेशो भवताम अपि अस्ति, भवताम अपि अस्ति इति तदपेक्षया लाघवात् गोत्व विशिष्टे शक्ति ही। सकल गो व्यक्ति, अब ये किंच से जो वाक्य शुरू है न्याय वाले कह रहे हैं कि सकल गो व्यक्ति नाम प्रवेशो भवताम अपि अस्ति। प्रभाकर के अथवा मीमांसक के मत में भी सकल गो व्यक्ति नाम प्रवेशो अस्ति इति तद अपेक्षया लाघवात गोत्व विशिष्ट शक्ति है। इसकी अपेक्षा से लाघव क्या होगा? गोत्व विशिष्ट में शक्ति। क्योंकि जब आप कहोगे गोत्वत्व तो सकल गो में है, तो समस्त गो व्यक्ति वहां आ गई। आप कहते हो हम जाति में शक्ति मानते हैं, लेकिन सकल गो वैसे भी आपको लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा लाघव है गोत्व विशिष्ट गो में शक्ति, गोत्व विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति। गोत्वम च एकम एवं शक्यता अवच्छेदकम इति, और गोत्व एक है शक्यता अवच्छेदक। शब्दार्थस्तु गामानय इत्यादौ, गामानय इत्यादि वाक्यजन्य शब्द बोधादौ व्यक्तावेव आनयन कर्मत्वादेर अन्वय संभवेन वृद्ध व्यवहाराधीन शक्ति ग्रहेण सर्वत्र जाति विशिष्ट व्यक्तावेव शक्ति कल्पनादिति
शब्दार्थ क्या है? गाम आनय इत्यादौ, गाम आनय इत्यादि वाक्यजन्य शाब्द बोधादौ। गाम आनय ये जो वाक्य प्रयोग है इसमें वाक्यजन्य शाब्द बोध होगा। इस शाब्द बोध में व्यक्तावेव आनयन कर्मत्वादेः अन्वय संभवेन। आनयन क्रिया का जो अन्वय होगा वो केवल व्यक्ति के साथ होगा, जाति के साथ नहीं होगा, पहले ही बता दिया था। इसलिए वृद्ध व्यवहाराधीन शक्ति ग्रहण सर्वत्र जाति विशिष्ट व्यक्तावेव शक्ति कल्पनात्। वृद्ध व्यवहार अधीन शक्ति ग्रहण सर्वत्र जाति विशिष्ट व्यक्ति में ही इसकी कल्पना होती है, शक्ति कल्पना। इस प्रकार नैयायिक मत ने अपना मत जो था वो प्रतिपादन कर दिया। अब इसमें प्रमाण देते हैं गौतम सूत्र। व्यक्ति आकृति जातयः पदार्थः, व्यक्ति वहां क छूट गया है, व्यक्त्याकृति जातयः, व्यक्ति आकृति और जाति ये तीन को लेकर पदार्थ होगा। इति गौतम सूत्रेणापि जाति आकृति विशिष्ट व्यक्तावेव शक्ति कल्पनम न्याय्यम न तो जातौ न अपि आकृतौ न अपि च व्यक्तौ पृथक। तो कहते हैं जाति में पृथक शक्ति ग्रहण नहीं मानते, व्यक्ति में पृथक शक्ति ग्रहण नहीं मानते, और आकृति में भी पृथक शक्ति ग्रहण नहीं मानते। तो किसमें मानते हैं? जाति आकृति व्यक्ति तीनों में एक साथ। आगे देखिए, तो जाति आकृति विशिष्ट व्यक्तावेव शक्ति कल्पनम न्यायम न तो जातौ न अपि आकृतौ न अपि व्यक्तौ पृथक। आकृति क्या है? आकृति ही अवयव संयोग है। आकृति है अवयव संयोग। अवयव संयोग का अर्थ है अवयव की एक प्रकार से वहां संरचना, जैसे कपाल के अवयव जो है, मतलब कपाल के टुकड़े, घट के जो अवयव रहेंगे उनका एक विशिष्ट संयोग होकर घट आकृति बनेगी, जो पृथु बुधन उदराकार होगा, उसको हम घट कहते हैं। उसमें घटत्व जाति रहेगी और वो घट व्यक्ति है। ऐसे तो आकृति जाति व्यक्ति, वो बाद में आकृति को हटा देंगे तो केवल जाति और व्यक्ति से ज्ञान हो जाएगा। शक्ति ग्रहश्च वृद्ध व्यवहारेण इति। शक्ति ग्रह जो है वो वृद्ध व्यवहार से। अब यहाँ एक और देखना है कि न्याय वाले कहेंगे कि गौतम सूत्र इसमें प्रमाण है, तो अन्य कहेंगे वो आपके लिए प्रमाण है, हमारे लिए वो प्रमाण नहीं है। सबका अपना अपना है। शक्ति ग्रहो वृद्ध व्यवहारादिना भवति इत्यर्थः। शक्ति ग्रह कैसे होगा? वृद्ध व्यवहार से होगा। अब यहाँ एक श्लोक दिया है, ये श्लोक आपको कंठस्थ करना है, मतलब याद रहे तो अच्छा है। तथा च कारिका शक्ति ग्रहो व्याकरणोपमान घोषाप्त वाक्याद व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः। शक्ति ग्रहो व्याकरण ये सब
शक्ति ग्रह के स्थान है। शक्ति कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकती है। शब्द जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है, उसका ग्रहण कैसे होगा? तो पहला दिया व्याकरण, फिर उपमान, कोश, आप्तवाक्यात, व्यवहारतश्च, कितने हो गए? 5 5। वाक्यस्य शेषात् विवृतेः सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः वदन्ति, कितने हो गए? 9 और वृद्धाः वदन्ति का क्या हुआ? ठीक है, हाँ 9 ठीक है। वृद्धाः शक्तिग्रहो एतस्मिन् प्रकारेण वदन्ति। वृद्ध मतलब जो पूर्वाचार्य है वो इस 9 प्रकार से शक्ति ग्रह मानते हैं। अभी यहाँ एक एक पंक्ति में एक एक बता दिया है। न्याय मुक्तावली में 3-3 पंक्ति में एक एक बताए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सरल करके दे दिया है। यही वाक्य, ये पूरा प्रकरण न्याय मुक्तावली में आता है। तो मुझे लगता है ये यत्न सफल हो जाता है अगर इसको अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मुक्तावली नहीं तो थोड़ा बड़ा और डरावना भी लग सकता है, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप ग्रहण करते हो तो सरल हो जाता है। तो ये सब वहां भी दिया है, यहाँ संक्षेप में है थोड़ा। व्याकरण से शक्ति ग्रह कैसे होगा? देखो, प्रकृति प्रत्यादीनाम शक्ति ग्रहो व्याकरणात् भवति। प्रकृति प्रत्यय, जैसे दृष्टांत देते हैं पाचकः। पाचकः में धातु क्या है? ऐसे नहीं, आपको बताना पड़ेगा पूरा। दुपचस पाके, ये है धातु। मतलब पच, पाचक में पच धातु है, वो तो यहाँ रास्ते पर घूमने वाले भी बता देंगे। उसके लिए व्याकरण पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो और प्रत्यय क्या लगा पाचक में? णौल प्रत्यय। तो पच धातु मतलब एक है प्रकृति, धातु जो रहेगी वो प्रकृति रहेगी, उसमें एक प्रत्यय लगा, प्रकृति प्रत्यय से शक्ति का ग्रह हो जाएगा। ऐसे कोई भी शब्द होता है तो वहां एक प्रकृति है, एक प्रत्यय है, उससे ज्ञान हो जाता है। जैसे ज्ञा धातु है, जानाति, ज्ञा अवबोधने धातु। तो ज्ञा अवबोधने धातु में निष्ठा प्रत्यय किया समझो, ज्ञातः। तो उससे समझ में आ जाता है कि ये शब्द का अर्थ क्या है, शक्ति ग्रहण हो गया। तो व्याकरणात् शक्ति ग्रहो भवति, ये एक हो गया। दूसरा उपमानात् शक्ति ग्रह है। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड दर्शनात् संज्ञा संज्ञी संबंध ग्रहो भवति, ये हमने उपमान प्रमाण में देख लिया। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड दर्शन से संज्ञा संज्ञी संबंध ग्रह ये हो जाता है। तृतीय कोशात, कोशात का अर्थ है पीतांबरो अच्युतः शांगी। जैसे अमर कोश आदि है, मेदिनी कोश है। पीतांबरो अच्युतः शांगी इति अत्र पीतांबरादि शब्दस्य श्री कृष्ण परमात्मनि शक्तिग्रह। देखो, आज जन्माष्टमी के पवित्र दिवस पर पीतांबरो अच्युतः शार्ंगी, ये भगवान श्री कृष्ण परमात्मा में शक्ति ग्रह हो गया। आप्तवाक्यात, आप्तवाक्य से भी ज्ञान होगा। जैसे कोकिलः पिकपदवाच्य इति अस्मात्, एक आप्त पुरुष ने वाक्य कहा, कोकिलः पिकपदवाच्य इति अस्मात् पिकपदस्य कोकिले शक्ति ग्रह। पिकपद का कोकिल में शक्ति ग्रह है, मतलब पिकअप पद से कोकिल को लक्षित किया जाता है, वो शक्ति ग्रहण हो गया। लक्षित का अर्थ बताया जाता है ऐसा। अभी व्यवहारतश्च, व्यवहारतश्च शक्ति ग्रहम दर्शयति,
दीपिका में देखिए उसी पृष्ठ पर व्युत्पित्सुः बालो व्युत्पित्सुर्बालो गामानय इति उत्तमवृद्धवाक्यश्रवणानन्तरं मध्यमवृद्धस्य प्रवृत्तिम् उपलभ्य गवानयनञ्च दृष्ट्वा मध्यमवृद्धप्रवृत्तिजनकज्ञानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यजन्यत्वं निश्चित्य अश्वमानय गां बधान इति वाक्यांतरे आवापोद्वापाभ्यां गोपदस्य गोत्वविशिष्टे शक्तिः अश्वपदस्य अश्वत्वविशिष्टे शक्तिः इति व्युत्पद्यते। व्युत्पित्सुः, व्युत्पित्सु के पहले कोई शब्द है वहां? हाँ, तथा ही व्युत्पित्सुः। व्युत्पित्सु का अर्थ क्या है? व्युत्पत्तिम इच्छुः। व्युत्पत्तिम इच्छुः। व्युत्पत्ति का अर्थ वहां क्या है? ज्ञान। तो कोई बाल है, वो शब्द के अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। वहां एक उत्तम वृद्ध है और एक मध्यम वृद्ध है। उत्तम वृद्ध मतलब जो प्रयोजक बनेंगे, मध्यम वृद्ध जो होगा वो प्रयोज्य होगा। प्रयोजक का अर्थ है उनको बताया जाएगा कि आपको ये करना है, प्रवृत्ति करने के लिए वो कुछ वहां आदेश देंगे। और जो मध्यम वृद्ध होंगे वो आदेश ग्रहण करके तद अनुसार क्रिया करेंगे। तो गामानय इति उत्तम वृद्ध वाक्य श्रवणानंतरम, उत्तम वृद्ध कहेंगे गामानय, बाहर कहीं खड़े हैं, बच्चे बाल भी खड़ा है, मध्यम वृद्ध है, उत्तम वृद्ध कहेंगे गामानय, चलो गाय लेके आओ। मध्यम वृद्ध ऐसे नहीं कि घर में ही बैठे हैं और गामानय, बाहर भी खड़े रहकर संवाद होता ही है। मध्यम वृद्धस्य प्रवृत्तिम उपलब्ध, तो उसने देखा कि मध्यम वृद्ध कहीं गए, जाके गौ को लेके आए। गवानयनंच दृष्ट्वा मध्यम वृद्ध प्रवृत्ति जनक ज्ञानस्य, मध्यम वृद्ध के जो प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति जनक ज्ञान, वाक्य से मध्यम वृद्ध को कुछ ज्ञान हुआ, ये बालक को समझ में आता है कि इनको कुछ ज्ञान हुआ, ज्ञान होने से ये वहां जाकर कुछ लेकर आए। और वहां कहा था गाम आनय, तो ये इस पशु को लेके आए हैं। अब थोड़ी समय के बाद कहेंगे अश्वम आनय, तो आनय समान शब्द है और गाम के बदले अश्व, तो कुछ अन्य पशु लेके आए। तो धीरे धीरे बाल को समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको गाम आनय मतलब ये गाम का शब्द का अर्थ ये पशु है, अश्व का ये अर्थ है। ऐसे वो प्रथमा में है, द्वितीया में है, वो सब उसको उस समय नहीं भान होता, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। गवानयनंच दृष्ट्वा मध्यम वृद्ध प्रवृत्ति जनक ज्ञानस्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वहां अन्वय व्यतिरेक करेगा शब्द से कि वाक्य के पहले ज्ञान नहीं था, प्रवृत्ति नहीं थी, वाक्य के पश्चात ज्ञान हुआ, प्रवृत्ति हुई। इसका अर्थ है वाक्य से ज्ञान होता है, ज्ञान से कुछ प्रवृत्ति होती है। वाक्य जन्यत्व निश्चित्य अश्वमानय गाम बधान, फिर वहां आवाप उद्वाप होता है। आवाप उद्वाप क्या है? जैसे गाम आनय अश्वमानय, तो इसमें आनयन क्रिया समान है, केवल किस पशु को लाना है उसमें भेद है। तो गाम अश्वम इत्यादि। और जब कहेंगे गाम आनय गाम बधान, तो क्रिया में भेद हो रहा है, पशु समान रहा। इसको कहते हैं आवाप। आवाप का अर्थ है संग्रह, उद्वाप का अर्थ है त्याग, ग्रहण त्याग, संग्रह त्याग।
इति वाक्यांतरे आवाप उद्वापाभ्याम गोपदस्य गोत्व विशिष्टे अश्वपदस्य अश्वत्व विशिष्टे शक्तिग्रह। इस प्रकार से शक्तिग्रह वहां हो जाएगा। इति व्युत्पद्यते, बालः व्युत्पद्यते। टीका, व्युत्पित्सु शक्तिग्रह अभिलाषी। व्युत्पित्सु का अर्थ है शक्तिग्रह का अभिलाषी। मतलब बाल वहां इस इच्छा से समझो नहीं भी बैठा हो कि मुझे शक्ति ग्रह करना है, लेकिन वो शक्ति ग्रह हो जाएगा उसको। उत्तम वृद्ध इति प्रयोजक वृद्ध इत्यर्थ। मध्यम वृद्धस्य का अर्थ है प्रयोज्य वृद्धस्य। एक है प्रयोजक वृद्ध, एक है प्रयोज्य। गवानयनम दृष्ट्वा प्रवृत्तिम च उपलभ्य इति अन्वयः। वो बाल देखेगा गौ आनयन और प्रवृत्ति भी। प्रवृत्तिम उपलभ्य प्रवृत्तिम अनुमाय इत्यर्थ। ये सब बहुत ही सरल है और अन्य अन्य जगह भी हमने देखा है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं है। अनुमानंतु, अनुमान क्या करेगा? गवानयन क्रिया प्रयत्न पूर्विका विलक्षण क्रियात्वात् स्वीय क्रियावत। गवा आनयन जो क्रिया है वो प्रयत्न पूर्विका है, क्योंकि वो एक विलक्षण क्रिया है। जैसे स्वीय क्रिया, जब हम बाल कहेगा मैं भी कुछ क्रिया करता हूं, तो वहां कोई प्रयत्न है। वो प्रयत्न कैसे हुआ, तो उससे और एक अनुमान करेगा। इति एवं प्रवृत्ति अनुमानानंतरम गवानयन गोचरो यत्नः गवानयन गोचर ज्ञानजन्य तद गोचर यत्नत्वात्। गवानयन गोचर यत्न, जो प्रयत्न हुआ है गो की आनयन क्रिया का, वो किसी ज्ञान जन्य है। वहां ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? गवानयन गोचर ज्ञान जन्य। तो जहां जहां यत्न होगा वो ज्ञान जन्य होगा। तद गोचर यत्न, तद गोचर यत्न होने से। क्यों? देखो, यो यद गोचरो यत्न स तद गोचर ज्ञानजन्य है। जो जिस विषय में प्रयत्न होगा वह उस विषय के ज्ञानजन्य होगा। तो कोई भी यत्न के पूर्व में उस विषय का ज्ञान होगा। तो यहाँ आनयन क्रिया हुई, तो आनयन क्रिया के पूर्व में पिताजी को आनयन क्रिया का अथवा मध्यम वृद्ध को आनयन क्रिया का ज्ञान कराया गया। तो ज्ञान कैसे कराया गया? शब्द से, उत्तम वृद्ध के शब्द से। दृष्टांत क्या है उसमें? स्वीय स्तन्यपान यत्नवत इति अनुमानेन। जैसे स्वीय यत्न स्तन्यपान, बाल जो है अगर वो स्तन्यपान करता है तो उसके पहले उसको स्तन्यपान का ज्ञान है, ज्ञान के बाद यत्न होगा। इति अनुमानेन गवानयन गोचरम ज्ञानम अनुमाय। बाल क्या करेगा? गवानयन गोचर ज्ञान का अनुमान कर देगा कि ये क्रिया है, ये यत्न है, यत्न के पूर्व में ज्ञान हुआ होगा। गवानयन गोचर ज्ञानम गाम आनय इति वाक्य जन्यम। तो ज्ञान कैसे हुआ? गाम आनय इस वाक्य से। तो गवानयन गोचर ज्ञानम गाम आनय इति वाक्य जन्यम तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात्। वाक्य था वाक्य सत्वे ज्ञान सत्वम, ज्ञान सत्वे क्रिया सत्वम, वाक्याभावे ज्ञानाभाव, ज्ञानाभावे क्रियाभाव। तो ये अन्वय व्यतिरेक उनको समझ में आ गया। अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात् यद यद अन्वय व्यतिरेकानुविधायी तत्तत् जन्यम। जो अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी है वो तज्जन्य है। यथा दंड अन्वय व्यतिरेकानुविधायी घट है, दंड सत्वे घट सत्वम दंडाभावे घटाभाव। तो अन्वय व्यतिरेक से अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी घट, ये सिद्ध हो जाए। इति एवं
आनयन क्रिया अन्विते गो पदार्थे शक्ति निश्चिनोति इति। आनयन क्रिया अन्विते गो पदार्थे, आनयन क्रिया अन्वित गो पदार्थ है, उसमें शक्ति निश्चिनोति, शक्ति का वो निश्चय करता है। कौन? बाल। बाल है शक्ति का निश्चय कर लेगा। इति एवं प्रथमतः क्रियान्वित गवादौ शक्ति अवधारणे अपि लाघवेन पश्चात् तस्य परित्याग औचित्यात् क्रिया अनन्विते जात्याकृति विशिष्ट व्यक्ति विशेषे एव शक्तिरिति सिद्धांतः। सिद्धांत में न्याय सिद्धांत, ये न्याय आचार्य बता रहे हैं कि प्रथमतः ज्ञान कैसे होगा? क्रिया अन्वित गवादौ, पहले गौ शब्द का जो ज्ञान है वो क्रिया अन्वित गौ का ही ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि वहां कुछ क्रिया के साथ, आनयन क्रिया के साथ गौ जुड़ा हुआ, तो शक्ति अवधारण ऐसे ही होगा। क्रियान्वित गवादौ शक्ति अवधारणे अपि लाघवेन पश्चात तस्य परित्याग औचित्यात्। लेकिन हमको हमेशा क्रिया वहां आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्राभाकर मत क्या कहेगा कि जब भी पद का ज्ञान होगा क्रिया से अन्वित होकर ही होगा, क्रिया नहीं तो ज्ञान नहीं, क्योंकि उनका यही सिद्धांत है आमनायस्य क्रियार्थत्व। जहां हो वहां उनको पहले क्रिया चाहिए, तभी वो पद का ज्ञान मानते हैं। वेद में भी वो ऐसे ही मानते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए कह दिया प्रथमतः तो क्रियान्वित गवादौ शक्ति अवधारण होगा, फिर भी लाघवेन पश्चात तस्य परित्याग औचित्या। तस्य कस्य? क्रियापद। क्रियापद से क्रिया वहां छूट जाएगी। फिर औचित्या क्रिया अनन्विते जात्याकृति विशिष्ट व्यक्ति विशेषे एवं शक्ति रीति सिद्धांत। फिर क्रिया से अनन्वित जो जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति है वही शक्ति ग्रह होगा, ये उनका सिद्धांत। अगला हेतु है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इति। वाक्य श्रवणे सति गवानयन प्रवृत्ति जनक ज्ञानम इति अन्वयः। वाक्य श्रवणाभावे सति गवानयन प्रवृत्ति जनक ज्ञान अभाव इति व्यतिरेकः ताभ्याम। इसी प्रकार से अन्वय व्यतिरेक करके वाक्य श्रवण से ज्ञान होगा, वाक्य श्रवण से प्रवृत्ति जनक ज्ञान, और वाक्य श्रवण के अभाव में प्रवृत्ति जनक ज्ञान का अभाव। इस प्रकार से शक्ति ग्रह हो गया कि ये पद में कुछ शक्ति है। क्यों? क्योंकि इससे ही क्रिया उत्पन्न हुई। ऐसे आवाप उद्वापाभ्याम इति। आवाप का अर्थ है संग्रह, उद्वाप का अर्थ है त्याग, तो ग्रहण त्याग। ऐसे प्रथमं गामानय इति वाक्येन आनयन क्रियां संगृह्य क्रियान्विते शक्ति ग्रह। पहले गाम आनय जब वाक्य श्रवण करेंगे तो आनयन क्रिया का संग्रह कर दिया और क्रिया अन्वित शक्ति ग्रह हो गया। फिर वही बाल जब सुनेगा अश्वमानय गाम बधान इति गो कर्मक बंधन घटित वाक्य श्रवणानंतरम विजातीय मध्यम वृद्ध क्रिया प्रवृत्त्या आनयन अन्विते शक्तेः त्यागो भवति। तदानीम आनयनस्य अश्रवणात्। जब गाम बधान कहेंगे गाम आनय, तो वहां गाम एक पद है, आनय एक है, ये तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन गाम आनय सुन के एक गो लेके आए, फिर वो सुनेंगे गाम बधान, तो इसका अर्थ केवल गो को बांधना है। तो अब समझ में आ गया है कि आनयन था उसका अलग अर्थ था, बधान का अर्थ अलग। इसी प्रकार गाम आनय अश्वमानय, तो आनयन समान है लेकिन पशु भिन्न है, इसको कहते हैं आवाप उद्वाप।
मतलब ये सब हम ऐसे ही सीखते हैं। वास्तव में किसी अन्य जगह पर जाकर अन्य भाषा का ज्ञान लोगों को कैसे होता है? ऐसे ही होता है। हर चीज घर में तो बाल को ऐसे ही ज्ञान हो जाता है। इसलिए घर में जो भाषा बोली जाती है वो उसी को मातृभाषा कहते हैं कि यहाँ तो ऐसे ही ज्ञान हो गया, बिना व्याकरण पढ़े ये वो शब्द राशि कुछ कोश कंठस्थ नहीं किए, ऐसे ही ज्ञान हो जाता है। किंतु गोपदस्य गोत्व विशिष्टे गवि शक्ति ही, अश्वपदस्य च अश्वत्व विशिष्टे अश्वे शक्ति ही इति। तो अभी बाल को क्या ज्ञान हो जाएगा? गोपद की शक्ति गोत्व विशिष्ट गौ में है, अश्वपद की शक्ति अश्वत्व विशिष्ट अश्व में है। इस प्रकार से उसको ज्ञान होगा। व्युत्पद्यते मतलब व्युत्पत्तिमान भवति बालः। बालः नहीं, व्युत्पद्यते मतलब किसी को भी यहाँ ये जो श्लोक दिया है आगे देखिए, वाक्यस्य शेषात् यथा यवमयश्चरुर्भवति इति अत्र यव शब्दस्य आर्याणां दीर्घशुके म्लेच्छानां भंगौ प्रयोग दर्शनात् अर्थ संदेहे। अब यहाँ यवमयश्चरुर्भवति, एक चरु है कलश जैसा, यवमय, यव से भरा हुआ है शब्द। अब प्रश्न होगा कि यव शब्द का अर्थ क्या है? यव शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। बोले नहीं, यव शब्द से आर्याणाम, अगर आर्य पुरुष है उनके लिए यव का अर्थ है दीर्घ शुकर, मतलब एक प्रकार का धान जिसमें पूरा वो धान रहेगा। और म्लेच्छा नाम, जो म्लेच्छ है उनके लिए कंग, मतलब उसको टुकड़े रहते हैं, उसमें शक्ति ग्रह, मतलब उसको वो यव शब्द से कहते हैं। जौ जिसको आप कहते हैं, प्रयोग दर्शनार्थ। तो अभी अर्थ संदेह हो गया कि क्या है। इसका सरल दृष्टांत आप समझ लो, पयस। पयस शब्द का अर्थ क्या है? दूध है कि पानी? दोनों है। पयस के दोनों अर्थ है। दूध में भी पयस शब्द का प्रयोग होता है, जल में भी पयस। इसलिए तो दूध पानी मिलाते हैं, क्योंकि एक ही अर्थ है ना उसका। तो पयस में पयस मिला दिया तो क्या भेद हुआ? तो वहां पयसा जुहोती, तो आपको पहले अर्थ प्राप्त करना होगा कि यहाँ पयस शब्द का अर्थ क्या होगा, दुग्ध होगा कि जल होगा। ऐसे तो किससे इसका ज्ञान होगा? वाक्य शेष है, आगे क्या दिया है पीछे क्या दिया है, इस वाक्य शेष से ज्ञान हो सकता है। शक्ति ग्रह में वो भी है। तो यहाँ देखो क्या दिया है वाक्य शेष, वसंते सर्वसस्यानां जायते पत्र शातनम मोदमाना तिष्ठन्ति यवाः कनिशशालिनः इति वाक्यशेषात् दीर्घशुके शक्तिग्रहो भवति। जब वसंत ऋतु आती है, ये एक अन्य वाक्य है, वहां लिखा है वसंते सर्वसस्यानां जायते पत्र शातनम। वसंत ऋतु आने पर जितने सस्य मतलब जितने धान है सबके पत्ते नीचे गिर जाएंगे, पत्र शातनम। लेकिन यव जो है वो स्थिर रहेंगे। मोदमानाश्च तिष्ठ, आनंद में रहेंगे, झूमते रहेंगे। मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कनिशशालिनः, तो जिसमें ये धान रहेगा, मतलब ये उसका मुख्य अर्थ है। दीर्घ शुक जो आर्य जिसको यव मानते हैं वो मुख्य अर्थ है, और जो म्लेच्छ मानते हैं वो मुख्य अर्थ नहीं है। तो इति वाक्य शेषात् दीर्घ शुके शक्तिग्रहो भवति इति। ये समझ में आया? वाक्य से शेषा ऑनलाइन वाले समझ में आया कि सब सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, प्रश्न है स्वामी जी। हाँ, क्या प्रश्न?
कैसे ये मुख्य अर्थ आर्याणाम दीर्घ सुख रहे, कैसे वो अर्थ हरियाणाम दीर्घ शुके। हाँ, why is that the meaning from the second sentence? क्योंकि यवाह वहां कहा कि मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कनिशशालिनः, तो वो कनिशशालिनः, इससे ये अर्थ ग्रहण हुआ कि जो दीर्घ शुक है, ऐसे उसी को यवा अर्थ में मानते हैं, अथवा उस समय जो कंग है वो गिर जाता है, जैसे अन्य सब के पत्र गिर जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि यवाहा तिष्ठन्ति, तो जो दीर्घ शुक है वो रहते हैं, इसलिए यवा शब्द से दीर्घ शुक लेना है, ऐसे शक्ति ग्रहण हुआ। Okay, got it. Thank you. विवरणात् यथा, विवरण जैसे हम भाष्य किस लिए पढ़ते हैं कि अगर उपनिषद के किसी कोई भी मंत्र का अगर शब्द ठीक से ग्रहण नहीं हो रहा है तो उसका विवरण पढ़ो। कहीं भी जैसे कोई सूत्र है, व्याकरण सूत्र, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कुछ पढ़ो, वहां काशिका पढ़ो, कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी में क्या लिखा है वो देखो, ऐसे करके अर्थ ग्रहण करते हैं। बाल मनोरमा पढ़ो, तो विवरण, अथवा भाष्य उपनिषद का है तो भाष्य पढ़ो, टीका पढ़ो, कोई वेद का वाक्य है तो सायण भाष्य पढ़ो, तो समझ में आएगा क्या लिखा है, सायणाचार्य का भाष्य, तो उसको कहते हैं विवरण। और फिर भी स्पष्ट नहीं हुआ तो कोई व्याख्यान करके देगा, घटोस्ति कलशोस्ति इति अत्र घटपदस्य कलशे शक्तिग्रह, तो घटोस्ति का अर्थ किया कलशो अस्ति, तो घट पद की शक्ति कलश में है, ये ज्ञान हो जाएगा। इसको एक पंक्ति कर दें, प्रसिद्ध पद सान्निध्यात यथा, प्रसिद्ध पद की सन्निधि, जैसे विकसित पद में मधुनि पिबति मधुकर, तो इसमें पद्म का अर्थ पता है, मधु का अर्थ पता है, मधुकर का अर्थ पता नहीं है, तो मधुकर इति अत्र पद्म मधु पद सान्निध्यात मधुकरस्य भ्रमर विशेषे शक्ति निर्णय इति बोलते हैं। मधुकर का अर्थ यहाँ क्या होगा, भ्रमर विशेष। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।